कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है। देखिए, जब भी जावा का प्रोग्राम आप कंपाइल करते हो तो जो जावा का कंपाइलर है वो डायरेक्टली ओएस को कॉल नहीं लगाता। जावा का कंपाइलर डायरेक्टली ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल नहीं लगाता, है ना। तो इसीलिए जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है। और जावा का वो एनवायरनमेंट होता है JRE, ठीक है। अच्छा, C++ में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोग्राम होता था वो डायरेक्टली ओएस से इंटरैक्ट करता था, ओएस को कॉल लगाता था, ओएस स्पेसिफिक लाइब्रेरी को यूज करता था, ओएस के एनवायरनमेंट को यूज करता था, जिससे उसकी डिपेंडेंसी उसी ओएस पे हो जाती थी। जावा के केस में ऐसा नहीं होता है। जावा के केस में जो प्रोग्राम होता है वो ओएस को कॉल नहीं लगाता है, ठीक है। ये तो C++ के प्रोग्राम है ना। तो C++ के केस में ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को। C++ के केस में जी सर। C++ के केस में प्रोग्राम क्या होता था, वो डायरेक्टली ओएस को कॉल लगा लेता था, जिससे उसकी डिपेंडेंसी ओएस पे हो जाती थी, है ना। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्यों हो जाती थी, कैसे हो जाती थी? वही सेम कंपाइलर ओएस की लाइब्रेरी को और हार्डवेयर के आर्किटेक्चर सर को फॉलो आपकी करके। आवाज कट रही है बहुत। हाँ जी, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है कह रहे नहीं हो? सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। नहीं सर। यस सर, क्लियर आ रही है। हाँ, वही तो, आवाज तो क्लियर आनी चाहिए। अगर कट रही होगी तो कोई आपके तरफ से नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, तो C++ का जो कंपाइलर होता था वो डायरेक्टली ओएस को कॉल लगाता था, जिससे ओएस पे डिपेंडेंसी हो जाती थी। उसके ओएस की लाइब्रेरी को यूज कर लेता था और हार्डवेयर के आर्किटेक्चर को फॉलो करके EXE बनाती थी। जावा वालों ने क्या किया, जावा के अंदर कंसेप्ट आया जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का, है ना, JRE। तो जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, ये थोड़ा ये आर्किटेक्चर, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे इसमें बताया गया है। थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे तो जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जावा के प्रोग्राम का कंपाइलर ओएस को न कॉल करके JRE को कॉल लगाता है, और JRE स्पेसिफिक कोड बनाता है, जिसको बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, मैंने कल बताया था, बताइए। हाँ जी, बाइट कोड होता क्या है, इसका नाम हेलो बाइट कोड ही क्यों पड़ा? तो सर, बाइट कोड एक हेलो हाँ जी, हाँ जी, यूनिवर्सल कोड होता है, जो कि बाइट मेमोरी में स्पेस, और बाइट कोड को मेमोरी में स्पेस के लिए 1 बाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका नाम बाइट कोड है, इसलिए उसको बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड होता है ना। It is a highly optimized set of instruction code created by the Java compiler with the help of JRE. The extension of the byte code is nothing but a dot class file. ये बाइट कोड जो बनता है वो क्लास के नेम से बनता है, इसीलिए इसको क्लास फाइल बोला जाता है। तो
तो ये जो हमारा क्लास है ए नाम की क्लास है, तो इसलिए बाइट कोड भी ए डॉट क्लास फाइल बनी हुई है। बी होती तो बी डॉट क्लास फाइल बनती, सी होती तो सी डॉट क्लास फाइल बनती। अगर हमारे पास ए नाम की क्लास है, उसको मैंने abcd.java से सेव किया है, ए नाम की क्लास को अगर abcd.java से सेव किया है, तो कंपाइल हम करते हैं फाइल के नेम से, है ना, और बाइट कोड हमारा बनता है क्लास के नेम से। ठीक है। और जब हम रन करते हैं तो हमेशा तब भी हम क्लास का ही नाम यूज करते हैं, जावा और क्लास का नाम, जो भी हमारे क्लास का नाम होता है उसी नेम से हम इसको रन करते हैं। तो ये इसकी कहानी होती है भाई। तो ये जो बाइट कोड है, इसका नाम बाइट कोड क्यों है? क्योंकि सोर्स कोड के अंदर आने वाले हर कैरेक्टर को जब इन्होंने एक सिंबल्स में कन्वर्ट किया, इन सिंबल्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए एटलीस्ट 1 बाइट का स्पेस मेमोरी में लगा, इसलिए इस कोड का नाम बाइट कोड है। बाइट कोड जो होता है ना, बाइट कोड जो भी होता है आपके पास, ये बाइट कोड ओएस और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कोड होता है, बट ये JRE डिपेंडेंट कोड होता है कहीं न कहीं। इस कोड को कंपाइलर ने बनाया है JRE की मदद से, तो या तो ये कंपाइलर समझता है या तो JRE समझता है। तो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब इसको लेके जाओगे, तो वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म का JRE चाहिए बस, और दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब जो है JRE जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये जैसे मान लो हमारे पास कल हमारे पास हमने अबंतु में हमें जावा का प्रोग्राम चलाना था, तो हम लोगों ने क्या किया था, अबंतु में अलग से इंस्टॉल किया था JDK। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा JDK ही डाउनलोड करें। अगर प्रोग्राम ओनली रन करना था तो JRE भी डाउनलोड कर सकते थे। तो JDK की कहानी और JRE की कहानी कुछ ऐसे है ना, JRE JDK के साथ बंडल्ड भी आती है और अलग से भी आती है। एक ऐसा पर्सन जिसको केवल प्रोग्राम रन करने से मतलब है, कंपाइलेशन से मतलब नहीं है, कंपाइलर नहीं चाहिए उसे, ओनली प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, वो JRE को डाउनलोड करके लेके आ जाए। बस JRE के अंदर ये जावा नाम का टूल होता है, इसी के थ्रू प्रोग्राम को रन कर ले, और कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, और कुछ भी नहीं करना है, बस प्रोग्राम को रन कर लेना है। तो JRE की डिपेंडेंसी और यूनिक एंड यूनिवर्सल कोड, ये बाइट कोड यूनिक और यूनिवर्सल होता है। मतलब बाइट कोड को दुनिया का हर JRE समझता है, चाहे JRE विंडो का हो, चाहे मैक का हो, चाहे लिनक्स का हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, समझ जाता है। JRE फॉर विंडो, JRE फॉर लिनक्स, JRE फॉर मैक, जिसके भी JRE है वो ये बाइट कोड को समझ जाता है। तो इसको कुछ ऐसे समझ लो, मैं आपको एक और डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कहानी कुछ कैसे होती है। ऐसे समझ लीजिए कि जावा का ये कोई बाइट कोड है, मान लीजिए क्लास फाइल है, ठीक है ना, कोई भी क्लास फाइल, लेट से मैं लिख देता हूँ डेमो डॉट क्लास, ठीक है। तो एक ही डेमो डॉट क्लास को हम किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। ये हमारी मशीन है विंडोज़ की, यहाँ पे भी रन हो सकती है, ये है लिनक्स की, यहाँ पे भी रन हो सकती है, ये मैक की, यहाँ पे भी रन हो सकती है, दुनिया की किसी भी मशीन पे ये चल सकती है। तो और ये हार्डवेयर हो गया, ये OS हो गया, और ये OS के ऊपर एक और लेयर हो गया जी, इसे हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये JRE हो गया, ये JRE, ठीक है ना, और ये JRE, ऐसे इस तरह से आप उसको समझ सकते हो।
ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है भाई, ये है मान लीजिए विंडोज ओएस है, ठीक है, विंडोज ओएस है मान लीजिए। यहाँ पे ये क्या है भाई, ये है मान लीजिए लिनक्स। अब लिनक्स को यूज करने वाला कोई भी ओएस हो सकता है, और ये हो गया हमारा लिनक्स ओएस, और यहाँ पे ये मैक ओएस। किसी भी ओएस पे हमारा प्रोग्राम रन कराना है जावा का, तो भाई क्या कहानी होती है, कहानी ये होती है, ये है हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर सबके पास होगा, हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर, और क्या, ये हार्डवेयर है, ठीक है। यहाँ पे भी हार्डवेयर है, ठीक। और हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर है जी ओएस का, ये ओएस है अपने आप, ओएस। यहाँ पे भी ओएस है, ठीक है। और ये है ओएस, ऑल्सो ओएस। और उसके ऊपर यहाँ पे ये है जे आर ई फॉर विंडो, डब्ल्यू लिख दिया मतलब विंडो समझ लीजिए। एंड इसी तरह से जे आर ई फॉर मैक एंड जे आर ई फॉर लिनक्स, सबके लिए जे आर ई अलग होता है। जे आर ई फॉर लिनक्स, एल मतलब लिनक्स ही समझ लीजिए, पूरा लिखना ज़रूरी नहीं। एंड ये हो गया जे आर ई फॉर मैक, ठीक है। बाइट कोड एक ही है हमारा, तो यही बाइट कोड इस प्लेटफॉर्म पे, यही बाइट कोड इस प्लेटफॉर्म पे, और यही सेम बाइट कोड इस प्लेटफॉर्म पे चल जाए, सेम बाइट। आपने कहा सर जो ये मैक है, इस मैक का चलने वाला जो जेआरई अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। लिनक्स अलग होगा, विंडोज अलग होगा। सर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है सर। अच्छा एक मिनट, सबको कट रही है, आपको ही कट रही है? सर हमें भी कट करके सुनाई दे रही है। यस सर, हमें भी सुनाई दे रही है कट के। ओके, एक मिनट। अभी सही है? अभी सही आ रहा है, नहीं हाँ आ सर रहा है? सही। हैं? यस सर, आ रही है सर। तो जेआरई फॉर विंडो अलग होती है, जेआरई फॉर लिनक्स अलग होती है, जेआरई फॉर मैक अलग होती है। तो हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग जेआरई होता है। जेआरई एक सॉफ्टवेयर ही तो है भाई। जावा का प्रोग्राम जेआरई को कॉल लगाता है, जेआरई ओएस को कॉल लगाता है। तो जब जेआरई ओएस को कॉल नहीं लगाएगा, और देखो प्रोग्राम ओएस और हार्डवेयर के बिना रन हो सकता है? आप लोग मुझे बताइए, क्या कोई प्रोग्राम बिना ओएस और हार्डवेयर के बिना रन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोग्राम ओएस और हार्डवेयर के पास जाता होगा। तो प्रोग्राम को ओएस और हार्डवेयर के पास कौन ले जाता होगा? जेआरई ले जाता होगा, जेआरई ले जाता होगा। कि जेआरई ने बाइट कोड रिसीव किया, लेकिन अगर मान लो कि विंडोज का कोई जेआरई है, विंडोज का कोई जेआरई है, तो क्या वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जब कॉल करेगा तो इसका मतलब विंडोज की लाइब्रेरी को यूज करेगा, हार्डवेयर के पास जाएगा और इस बाइट कोड को दे देगा, हार्डवेयर से चला देगा। तो कहीं ना कहीं जेआरई ओएस से इंटरेक्ट करेगी, ओएस की लाइब्रेरी को कॉल करेगी। इसीलिए इस ओएस की जो जेआरई है ये इसके डिपेंडेंट हो जाती है। अब ये वाला जो जेआरई है लिनक्स का, ये लिनक्स ओएस की लाइब्रेरी को कॉल करेगी, इसलिए इसके डिपेंडेंट हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो जेआरई इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट।
है ना। JDK इज द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, JVM इज द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये तीनों सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हैं, बट जो जावा का बाइट कोड है वो है इंडिपेंडेंट। तो जावा का प्रोग्राम, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या आप अपने आप से सोचो कि जावा आखिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना कैसे, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते कैसे हैं, क्या रीजन है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन गया, कैसे? भाई एक यूनिक और यूनिवर्सल कोड से जिसका नाम है बाइट कोड। अच्छा, आप C++ के प्रोग्राम को किसी ने लिनक्स में बना के देखा? C++ के प्रोग्राम को लिनक्स में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है। जावा के प्रोग्राम को बना के देखा? बना लीजिए। C++ का प्रोग्राम अगर आप विंडोज पे बनाओगे तो किसी और टाइप की फाइल बनेगी, लिनक्स पे बनाओगे तो किसी और टाइप की बनेगी, ठीक है। मैक पे बनाओगे तो उसका कंपाइल्ड फाइल किसी और टाइप का बनेगा। जावा में ऐसा नहीं होता। जावा का प्रोग्राम दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल कर लो, वो एक ही कोड बनाने वाला है जिसका नाम है बाइट कोड। तो जावा हमेशा बाइट कोड ही बनाता है, तो यूनिक कोड होता है। मतलब जैसे JRE लिनक्स के द्वारा जो बनाई गई है वो विंडोज समझ लेती है, विंडोज द्वारा जो बनाई गई है वो मैक भी समझ लेती है, लिनक्स भी समझ लेता है। क्यों भाई, कैसे? वो ऐसे क्योंकि कोड यूनिक है ना। सिंबल्स, जैसे जिस सिंबल के लिए जो कोड बनाया गया वो फिक्स है कि किसके लिए क्या सिंबल है, तो इसी वजह से। हेलो हाँ जी, हाँ राहुल। सर, सर एक क्वेश्चन था कि जो जेआरई होता है बाइट कोड जो बनाता है, तो जेआरई ओएस के लाइब्रेरी को मतलब किस प्रकार यूज करता है, कैसे यूज करता है कैसे यूज बाइट करता है? कोड? मैं ये कह रहा हूँ राहुल, कि अगर ओएस की लाइब्रेरी को JRE कॉल ना करे, ठीक है ना, तो प्रोग्राम हार्डवेयर के पास जाएगा कैसे? कंपाइल टाइम पे मान लो नहीं कॉल करता है, लेकिन रन टाइम पे तो कॉल करेगा, या रन टाइम पे ही। ऐसे समझ लो ना, पहली बात ये समझ लो, आपने अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल कर रखी है, JDK, विंडोज में, मैक में, लिनक्स में, कहीं पे भी JDK इंस्टॉल करा है, JRE इंस्टॉल करा है। यस सर। तो ये जब आपने इंस्टॉल किया, जब इंस्टॉलर आपने चलाया, डबल क्लिक करा, तो डबल क्लिक करने पे जो इंस्टॉलर चला, जो सॉफ्टवेयर चला, वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, किस जगह इंस्टॉल्ड है? बोलो। सिस्टम में OS पे तो इंस्टॉल्ड है। जी सर, यस। यस सर। तो जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, आपके OS पे ही इंस्टॉल्ड है ना वो। तो अगर आपके सिस्टम या OS पे इंस्टॉल्ड है, तो बिना बिना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को यूज करे इंस्टॉल हो गया वो। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज वैलिड और नॉट। तो सब कुछ सही होता है तो वेरिफिकेशन करके उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर इंस्टॉल करा के रख लेता है। तो तभी तो आप एक काम करना, विंडोज का JDK लिनक्स पे इंस्टॉल करना, लिनक्स का JDK विंडो पे करना, जरा करके देखना, नहीं होगा इंस्टॉल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके फॉर्मेट को चेक करेगा, उसके फाइल स्ट्रक्चर को चेक करेगा। सब कुछ अगर सही होता है, अगर उसका मतलब एक्सटेंशन सही होता है, फॉर्मेट सही होता है, तो अपने अंदर इंस्टॉल कर लेता है। तो जब इंस्टॉल्ड हुआ तो लाइब्रेरी यूज हुई ना इंटरनली। ये तो एक एस्पेक्ट है। यस सर। दूसरा एस्पेक्ट है कि जब प्रोग्राम रन होने जाएगा, तो रन होने के लिए आप लिखते हो जावा और क्लास का नाम। तो जब जावा और क्लास का नाम लिखते हो, तो कहीं ना कहीं जो जावा नाम का टूल है वो JVM को कॉल करता है। JVM JRE के अंदर है, और है ना, JRE के अंदर। और JVM तो उस पार्टिकुलर बाइट कोड को किसके लिए लेके जाता है बनाने, प्रोसेसर के लिए। तो प्रोसेसर तक आप कैसे पहुंच सकते हो बिना OS की लाइब्रेरी को कॉल करे? तो कहीं न कहीं JRE के अंदर जो JVM है वो OS की लाइब्रेरी को कॉल करेगा, फिर वो हार्डवेयर के पास जाएगा, फिर हार्डवेयर को आपकी बाइट कोड दे देगा। बाइट कोड तो डायरेक्टली हार्डवेयर चलाता नहीं है, JVM में एक इंटरमीडिएट कोड बनता है, वो कोड बनता है जो JVM मतलब वो हार्डवेयर समझ पाए, दैट इज मशीन डिपेंडेंट कोड, दैट इज टारगेट कोड, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल कोड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि हार्डवेयर प्रोसेसर को तो हेक्साडेसिमल कोड ही समझ में आता है ना, तो वो कोड बन गया। वो कोड जो है ओएस के पास जाते हुए, ओएस की लाइब्रेरी को यूज करते हुए, हार्डवेयर को यूज करते हुए हार्डवेयर के पास चला गया, हार्डवेयर को दे दिया गया, हार्डवेयर से चला दिया, मतलब प्रोसेसर ने उसे चला दिया, खत्म। तो उस टाइम पे भी तो कहीं न कहीं उससे इंटरेक्शन हुआ होगा, ये चीज है। लेकिन यही बाइट कोड जब जेआरई दूसरे जेआरई को दोगे, तो वो जेआरई उस ओएस की लाइब्रेरी को कॉल करते हुए उस हार्डवेयर के पास जाएगा, उसे हार्डवेयर के लिए वो कोड चला देगा, फिर किसी और के लिए होगा तो वहां चला देगा। तो जावा का प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो पाया जेआरई की वजह से। जेआरई अगर मतलब जेआरई, जेडीके, जेवीएम तीनों, अगर ये तीनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होते, अगर देखा जाए तो ये डिपेंडेंसी इनकी नहीं होती, तो ये प्लेटफॉर्म बाइट कोड इंडिपेंडेंट कैसे हो पाता? यार ऐसे समझ लो ना, किसी चीज को इंडिपेंडेंट होने के लिए कहीं में न कहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आज आप घर से पैसा लेते हो, घर से सारा खर्चा वर्चा चलता है, तो आप घर पे डिपेंडेंट हो। कल को आपकी जॉब लग जाती है आईबीएम में, आप हो गए घर से इंडिपेंडेंट, बट डिपेंडेंट कहाँ हो गए? आईबीएम पे। कल को सैलरी नहीं आती है तो बोलोगे यार सैलरी नहीं आई, कहाँ से खर्चा चलेगा? समझ रहे हो ना? तो क्योंकि आप कंपनी पे डिपेंडेंट हो, तो एक जगह से इंडिपेंडेंट हुआ, दूसरे जगह डिपेंडेंट हो गए। तो अगर देखा जाए तो जावा इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। द प्रोग्राम रिटन इन जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो जावा के अंदर लिखे गया प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और इसीलिए हम जावा को इंडिपेंडेंट बोलने लगते हैं भाई। जावा तो डिपेंडेंट है, जावा का सॉफ्टवेयर जेडीके डिपेंडेंट है, जेआरई डिपेंडेंट है, जेवीएम डिपेंडेंट है, बट जावा का प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है। सर जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है सर? सर जावा का प्रोग्राम कहीं पे भी कंपाइल कर लो, यूनिक और यूनिवर्सल कोड बनाता है जिसको बाइट कोड बोलते हैं, और उस बाइट कोड को दुनिया की किसी भी मशीन पे जब हम लेके जाएंगे सर, तो उस मशीन के लिए जावा ने जेआरई क्रिएट करके रखा हुआ है। जेआरई फॉर विंडो, जेआरई फॉर लिनक्स, जेआरई फॉर मैक, सबके लिए। और मान लो कल को नया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, उसके लिए आपको जेआरई बनाना है। जेआरई फॉर सूर्या, सूर्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भैया सूर्या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेआरई बनाने के लिए जेवीएम की स्पेसिफिकेशन को पढ़ो, उसकी एपीआईज को पढ़ो, उन एपीआईज को इम्प्लीमेंट करके नया जेआरई बनाओ, है ना, जेआरई फॉर सूर्या, और वो भी आपकी बाइट कोड को समझ लेगा। बस। सर हाँ जी। सर जैसे हम बोल जावा इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो सर हाँ। अगर बाय द वे इंटरव्यू में कोई हमसे मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हम बोलें जावा डिपेंडेंट है बट कोड इंडिपेंडेंट है? मतलब हाँ नहीं, मतलब अगर किताबों में तो ये लिखा होता है जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बट उसको समझने का तरीका अलग होता है। अगर जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है, मतलब जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना, बट जो जावा का सॉफ्टवेयर है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसे क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बता सकते हो। वैसे बस इतना ही पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सी होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। देखो, जब जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर देना है। जैसे सपोज करो इंटरव्यू में गए, पूछा गया व्हाट इज प्लेटफॉर्म, तो बोलो प्लेटफॉर्म इज द प्लेस ऑन विच एनी प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इट कुड बी हार्डवेयर, कुड बी अ सॉफ्टवेयर, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। What is a platform independence? Sir, platform independency means a program which is compiled on one platform, same program can be executed on another platform without changing the object code. ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो पूछा गया वही बात का आंसर देंगे। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ whenever जावा प्रोग्राम इज compiled does not directly interact with underlying OS and hardware, है ना, it interact with own platform that is called Java runtime environment and create a Java runtime environment specific code that is called bytecode. The bytecode is unique and universal code which can be identified by any JRE, any machine, any JREs which is running on any machines. So तो सपोज सर हम विंडोज़ पे एक जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं,
तो कंपाइलर JRE को कॉल लगाते हुए एक बाइट कोड बना देगा। अब इस बाइट कोड को लिनक्स या मैक पे चलाना है तो यही सेम JRE वहाँ नहीं चलेगा। या अगर ये इस मशीन का JRE था जो इस प्लेटफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक के लिए था, वो सेम वहाँ पे नहीं चलेगा। मेरे से ऐसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, एक काम करो, तुम्हारे पास मशीन है? हमने कहा हाँ। कह रहे विंडो मशीन है? हमने कहा बिल्कुल सर विंडो मशीन है मेरे पास। उन्होंने कहा विंडो मशीन पे मैं एक जावा का प्रोग्राम कंपाइल करूंगा, बाइट कोड बनेगा। अब बाइट कोड को रन कौन करता है? हमने कहा सर JVM, जो कि JRE में पड़ा होता है। उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, बाइट कोड बन गया, और उसके बाद JRE से आपने उसे JVM से उसे रन कर दिया। अब आप उसे लिनक्स पे चलाना है तो कैसे चलाओगे? लिनक्स पे चलाने के लिए तो JRE चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सर। उसने कहा लिनक्स के लिए JRE कहाँ से लाओगे? हमने कहा नेट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये विंडो वाला पेन ड्राइव में JRE कॉपी कर लो और बाइट कोड भी यही ले लो, और बताओ लिनक्स पे लेके जाओगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? हमने कहा बिल्कुल चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा, JRE तो मिल गया ना उसे। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया था उस चीज़ का। तो आप लोग बताइए चलेगा? यही पेन ड्राइव में यही वाला JRE जो मेरे मशीन में था विंडोज़ में, चलेगा सर। हैं? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा सर। क्या करना पड़ेगा फिर? सर फिर सर JRE उसके लिए लिनक्स वाला ही JRE डाउनलोड करने पड़ेगा। हाँ, लिनक्स वाला JRE अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, तब चलेगा। वही बात है, छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही चीज़ें ध्यान देना होता है। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी ये बताइए। जो हम विंडोज के लिए जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं किसी पर, जैसे कुछ भी हुआ सॉफ्टवेयर, जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, ये हमारी EXE फाइल होती है या कुल मिला के या कोई लैंग्वेज होती है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एग्जीक्यूट होती है तब EXE फाइल बनती है? नहीं, विंडोज़ पे जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, विंडोज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो ऑलरेडी उसी के फॉर्मेट को ही सपोर्ट करते हैं, और विंडोज़ EXE फॉर्मेट को फॉलो करती है, तो पहले से ही होती है। मतलब सर जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं पहले ही कंपाइल हुए होते हैं, यस बाद में यस बस यस इनका यस, रन होना सर। बस बस तो बस सर बस सॉफ्टवेयर जो बनाए गए होते ये हैं वो पहले से ही सेटअप उनका होता है। जी सर, मैं बिल्कुल। ये फिर तो ये कहना चाहता था, इस तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर सकते हैं यदि हम यदि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा सिस्टम कर दे कि हम उसको इंस्टॉल टाइम पे ही कंपाइल हो जाए। यदि C++ का हम कोई प्रोग्राम विंडोज पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो विंडोज का कुछ ऐसे ही इसमें जुगाड़ हो जाए कि वो इंस्टॉल होते होते उसका जो प्रोग्राम है EXE फाइल में बन जाए। लिनक्स में कर रहे हैं तो इंस्टॉल इंस्टॉल होते नहीं, होते उसका जो कंपाइल टाइम पे प्रशांत, हाँ कंपाइल टाइम पे। हाँ नहीं जी, इंस्टॉल होते समय ही कंपाइल हो जाए तब उसकी फाइल तुरंत उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाए, तो इससे या आप दिक्कत खत्म हो दूसरे जाएगी कि रिस्पेक्ट में कोई भी समझ रहे हो प्रोग्राम प्रशांत, कहीं भी चला लो। आप दूसरे रिस्पेक्ट में जी समझ रहे हो। जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो C++, जावा कुछ भी हो, जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको पहले कंपाइल तो करना ही पड़ता है। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, और कंपाइल करने के बाद फिर उसके बाद एक कोड बना दोगे, सेटअप बना के रख लोगे। तो C++ का जी प्रोग्राम पहले तो कंपाइल यही होगा। तो कह रहा था। जी मैं यही तो कह रहा था, ये पहले कंपाइल ना करके OS द्वारा इसे कंपाइल किया जाए। यार ओएस इसको तो इंटरनेट फिर आप ये बताओ, फिर कंपाइलर क्या करेगा? अगर ओएस ही कंपाइल करने लगेगा तो ओएस कंपाइल करने बैठेगा? मैनेजर से कहोगे कि नहीं भाई, सर, आपके टीम लीड से कहो कि कोड लिखो बैठ के, वो तो टीम को मैनेज करने वाला है, कोड तो डेवलपर लिखेगा। नहीं जी सर, उससे उससे यह सहूलियत होगी हमें, ये जरूरत नहीं होगी आपके कि वो ये सहूलियत से थोड़ी सॉफ्टवेयर ना विंडोज काम के लिए चलेगा। है लिनक्स के अब लिए। आप एक बताओ, प्रिंसिपल से सीधे कह दोगे, मैनेजर अपने क्लास के मैनेजर से, अपने स्कूल के मैनेजर साहब से कह दोगे चलो आ जाओ क्लास लो, उसे सहूलियत होगा, आप जान पाओगे, आप मैनेजमेंट के आदमी हो, आपको पता चलेगा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलोगे आप? हैं? आप सोचो, आप बोलोगे मैनेजर नहीं साहब आ जाइए क्लास ले लीजिए? नहीं, मैनेजर तो मैनेजर है भैया, वो 4 लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, सबका फीडबैक लेंगे, उनका काम अलग है, सबका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। सहूलियत वाली बात नहीं है, सहूलियत रोल वाली बात है। रोल किसका क्या है? कंपाइलर का रोल है कंपाइलेशन करना, ओएस का बस यही रोल है तो सर कि वो जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, पूरी बात सुन लीजिए, ओएस का एक ऐसा रोल है, मैं बोल लूँ सब लोग थोड़ा सा मेरी बात भी सुन लीजिए, आपकी भी बात मैं सुनूंगा। ओएस का जो रोल है वो ये है
कि भाई वो हार्डवेयर से इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड द इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर। ठीक है, तो ये उसका रोल है। ठीक है, प्रशांत, और प्रशांत बोल रहे थे, प्रशांत ही बात करेंगे और कोई नहीं बोलेगा बीच, फिर उसकी भी टर्न आएगा, उसकी बारी आएगी। हाँ, क्या कह रहे हो प्रशांत? तो सर, हाँ मैं अभी ये कह रहा था, तो सर जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सी या C++ लैंग्वेज में बनाया, यदि में हमें उसे विंडो के लिए चलाना है तो उसे विंडो में ही कंपाइल करना होगा, या हमें लिनक्स में चलाना है तो उसे लिनक्स में ही कंपाइल करना होगा, तो ऐसे होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल कंपाइल करना होगा, ये सही मैं बात। जिसके लिए जी प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो उसी प्लेटफॉर्म पे जाके कंपाइल करना पड़ेगा। हाँ, जी मैं ये पूछना चाह रहा था। और बताइए किसी का कोई हेलो क्वेश्चन? हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर। बताइए। सर क्वेश्चन ये था हम्म, कि जो जेआरई बनता है जेवीएम के एपीआई को यूज करके, तो वो उसमें जो विंडो होता है उसी के हिसाब से ना ये बनता है जेआरई। हाँ बिल्कुल, विंडोज के लिए जेआरई अलग बन गया, सही बात। जिस ओएस के जैसे लिए मैं बनाया जाएगा उसी की लाइब्रेरी को कॉल करेगा। नहीं सर, जैसे जेआरई बनता है जेवीएम के एपीआई को यूज करके, तो उसमें जो अंडरलिंक जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी हम्म, के हिसाब से न बनेगा जेआरई। हाँ, ये तो आपने पहले भी पूछा, वही बात मैंने दोबारा भी बताया। हाँ, ओके सर। और बताइए। आवाज जा रही है क्या मेरी? हेलो और भी किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? हेलो हाँ जी, सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज जा रही है, हेलो। आ रही है, जा रही है, दोनों हो रहा है। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि डॉट .exe फाइल अगर कंपाइल टाइम पे तो रहता है, लेकिन रन टाइम पे डिलीट क्यों हो जाता है? जावा में मतलब जावा में भी एक सी फाइल बनती होगी, लेकिन वो रन टाइम पे बना के, रन टाइम पे उसका उसको बचा के रख के करेंगे क्या? वो तो ओएस और हार्डवेयर को, जैसे सपोज करो कि आप विंडोज पे काम कर रहे हो, तो विंडोज पे जावा का प्रोग्राम कंपाइल हुआ, और विंडोज पे जब रन होगा, तो रन होते टाइम पे ओएस को, विंडोज वाले ओएस की लाइब्रेरी को यूज करेगा, उसके हार्डवेयर के लिए वो कोड बनेगा, वो कोड हार्डवेयर चला देगा, मतलब हार्डवेयर उसको, मतलब जेवीएम उस कोड को प्रोसेसर को देगा, प्रोसेसर उसे चला देगा। तो वो कोड जो चला देगा प्रोसेसर, अब वो कोड तो इसी ओएस के लिए, इसी हार्डवेयर के लिए बनाई गई थी। अब उस मैंने कि भी जो रन टाइम पे EXE बन रही है, उस EXE को कहीं और ले जाके चला तो सकते नहीं है, तो फिर उसको बचा के करा क्या जाएगा? हाँ, ये है कि जब अगली कॉल आएगी, मान लो उस प्रोग्राम के लिए अगली कॉल आएगी, दोबारा वो प्रोग्राम चलेगा, तो दोबारा उस प्रोग्राम को जब चलाया जाएगा, तो ये देखा जाएगा उसमें कौन सी ऐसी फाइल है जो पहले से प्रोसेस हो चुकी है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसीलिए जेवीएम के अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, प्रोफाइलर होता है, ठीक है ना? वो क्या कर लेता है, वो सारी प्रोफाइलिंग करता है, सब कुछ अगर पहले से प्रोसेस्ड है, या चीज़ें पहले से कई जगह प्रोसेस्ड हैं, तो फिर उसको डायरेक्टली EXE में कन्वर्ट करके और उसको चला के फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है नेक्स्ट टाइम के लिए, और फिर EXE बनाई जाती है, फिर डिलीट, बचा के क्या करोगे? फिर अननेसेसरली मेमोरी वेस्टेज होगा। ठीक है, और जो EXE होती है उसमें सबसे ज़्यादा वायरस होते हैं, है ना? रन टाइम पे जो हेक्साडेसिमल कोड होते हैं, बचा के रखेंगे क्या? उस वो वायरस का भी कॉज करेगा, क्या फ़ायदा है इसका? तो यूज है नहीं। प्रोग्राम तो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड ही बना हुआ है, बाइट कोड ही चलाना है, कहीं पे भी लेके जाओगे, तो बस इसीलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसे संभाल के रखते नहीं हैं, ज़रूरत ही नहीं होती। और बताइए। आपकी आवाज कभी बीच में कट कट जा रही है, क्या मतलब सबको लैग हो आवाज़ रहा कट जा रही है? हाँ जी नहीं प्रशांत, सर। नहीं कट रही है ना राहुल? नहीं सर। यस सर। ठीक है। ओके, और किसी का कोई हेलो सर। क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। और किसी का कोई जी क्वेश्चन? सर। जी सर, सैम बोल रहा हूँ सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर जावा में हम एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोई भी, मान लेते हैं कैलकुलेटर बनाया,
कैलकुलेटर बना बनाया। exe फाइल बनती है एप्लीकेशन। अगर हम इसी को लाइनक्स के लिए बनाना है, मैक के लिए बनाना है, तो उसका एक्सटेंशन अलग अलग होगा दोनों का सर? जैसे मैक का नहीं, DMG होगा या लाइनक्स का अलग? यार जी सर। जावा के अंदर अगर आपने कोई कैलकुलेटर बनाया तो पहले तो कैलकुलेटर जब भी बनाओगे जावा में तो बाइट कोड बनेगा, राइट। अब जो बाइट कोड बनेगा उस जी सर। बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल जार फाइल एक कहलाता है। जो ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होता है डबल क्लिक करके चल जाता है, वो जी एग्जीक्यूटेबल जार फाइल डबल क्लिक करके जो चल जाता है, उसी तरह का एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल अगर आप बना दिया तो वो विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, सब पे वो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही सॉफ्टवेयर, बस जेआरई इंस्टॉल कर दीजिए वहाँ पे। सर तो इसमें एप्लीकेशन कैसे सॉफ्टवेयर कहलाएगा सर? डॉट क्लास फाइल सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम हुआ ना सर? नहीं, जो डॉट क्लास फाइल बनी है, एक मान लीजिए कि कैलकुलेटर बनाने के लिए 10 डॉट क्लास फाइल थे, तो 10 डॉट क्लास फाइल से एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनेगा, एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाई जाएगी और वही जार फाइल सब जगह चला दी जाएगी। जार वही फाइल का सर एक्सटेंशन जारी रहेगा डॉट जार एक्सटेंशन रहेगा, बिल्कुल। फिर सर इंस्टॉल कैसे होगा सर? क्योंकि विंडोज में तो exe डॉट नाम से आ जाती है सर, वो एक एक्सटेंशन, उससे इंस्टॉल कर सकते हैं सर। एग्जीक्यूटेबल जार फाइल आप बनाइए, आप कहीं पे भी चला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चला के दिखाऊं, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बना के जी दिखाऊं, या आगे आप देखेंगे तो जी पता ही सर। चल जाएगा। ठीक सर। नहीं, आप जैसा कहोगे, क्योंकि देखो आगे तो हमें पढ़ना ही है कि हम कैसे बनाएंगे ये जार फाइल, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। अभी बस उसको चलाने के लिए, देखने के लिए सिंपल डॉट क्लास फाइल तो बनी जाएगी, बस उसको एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाने के लिए 2-4 स्टेप होते हैं, वो कर लीजिए। और नहीं तो इक्लिप्स में तो ऑलरेडी ऑप्शन आता है कि एग्जीक्यूटेबल जार फाइल कैसे बनाना है, इक्लिप्स में बना लीजिए। वो सिंपल, वो ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए तो नहीं बनता, सॉरी, उसके लिए कंसोल एप्लीकेशन के लिए, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन GUI प्रोग्राम के लिए बनता है। तो कंसोल एप्लीकेशन का भी सेटअप क्रिएट करा जाता होगा, अलग अलग फाइल बनती है और फिर उसे चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बताता हूँ मैं कहाँ से ऑप्शन आता है। इक्लिप्स में आसान है, CMD से बनाओगे, नोटपैड से बनाओगे, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा प्रोसेस है। जी सर। बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, हर एक ओएस के लिए जेडीके एक ही होता है ना? बताओ भाई, आप लोग भी बताओ, हर OS के लिए JDK अलग होता है, एक ही होता है? अलग अलग होता है ना सर अलग अलग होता है, अलग क्योंकि जब सर अलग अलग होता इंस्टॉल है। करेंगे तब exe फाइल लगती है। यदि विंडो के लिए JDK करेंगे तो होगा, JDR JRE होगा या JVM होगा, हर OS के लिए अलग अलग होता है। अलग होता अपना अपना होगा, जेडीके फॉर विंडो, जेडीके फॉर मैक, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। देखिए, मैं इक्लिप्स में आ गया, मैं फाइल में जाके, न्यू में जाके एक बनाता हूँ जी, अदर में जाके एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। देखिए, अभी आप लोग जावा जो पढ़ रहे हो, वो जावा में कोर, एडवांस, बहुत सारे तरह की प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अभी कोर जावा के लिए सिंपल जावा प्रोजेक्ट्स ऑप्शन लेके चलेंगे आप, और एक जावा प्रोजेक्ट बना लेंगे। मान लीजिए मैंने 7 AM बैच के लिए एक प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। इसे फिनिश कर लेते हैं। अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्रोग्राम बनाने के लिए देखिए, यहाँ से मैं SRC पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, यहाँ से एक क्लास बनाता हूँ। पैकेज कुछ भी ले लेते हैं, लेट से हमने P1 पैकेज ले लिया, क्लास हमने टेस्ट ले लिया, और यहाँ मेन पे टिक कर दिया, मेन मेथड भी बन के आ जाएगा। यहाँ पे ID में ये फ़ायदा हो जाता है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटी सी GUI एप्लीकेशन बनाते हैं। GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में फ्रेम नाम की क्लास होती है इनबिल्ट,
जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा। आपको ये ट्राई नहीं करना है ना। ये तो मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, जब जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मेथड होता है सेट साइज। लेट्स से मैं इसको 400 और 400 देता हूँ। एफ डॉट सेट विजिबल, इसको विजिबल कर देता हूँ। बस एक छोटा सा फ्रेम बनाया मैंने, जिसको आप रन करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये देखिए एक छोटा सा GUI फ्रेम है। अगर आप इसका नाम भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, GUI ऐप। अगर आपको एफ डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट करके हम इसमें फ्लो लेआउट ऐड कर देते हैं। एफ डॉट ऐड और न्यू, हमने इस पर एक बटन बना दिया और इस बटन का नाम हमने दे दिया ओके। तो ये अभी मतलब सिंपल चल रहा था, तो अब एक GUI में एक फ्रेम होगा जिसमें एक बटन होगा। ठीक है, ये देखिए एक बटन बन के आ गया। अब इसको मुझे रन करना है जी, कहीं पे भी। ठीक है, तो मैं इसका एग्जीक्यूटेबल जार कैसे बनाऊंगा? प्रोजेक्ट में जाऊंगा, प्रोजेक्ट में जाके या फाइल पे ही सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मैं क्या सेलेक्ट कर लूँगा, जार। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है रनेबल जार फाइल। तो रनेबल जार फाइल बनाने के लिए डेस्टिनेशन जी मैंने दे दिया डेस्कटॉप, और ये मैंने दे दिया नोटपैड। मतलब मान लो ये मेरा खुद का नोटपैड है। ओके, यहाँ से अपनी क्लास फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, टेस्ट नाम से है, 7 AM बैच में। ये है टेस्ट, फिनिश कर दीजिए। ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बन के आ गई है। ये देखिए नोटपैड के नाम से। इसका ये जो इमेज है, लोगो है, ये चेंज करा जा सकता है। इसी तरह से सेटअप होते हैं। आपने कैलकुलेटर बनाया, कैलसी बनाई, बाइट कोड नहीं है, ये एग्जीक्यूटेबल जार है। ये देखना, डबल क्लिक करूंगा तो ये चल जाएगा। ओके कर दिया मैंने। ये देखिए चला श्याम, ये डबल क्लिक करके चल गया। इस फाइल को लिनक्स मैक किसी पे भी चलाया जा सकता है। यही सेम एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल जार बोलते हैं। सर बिना JRE डाउनलोड किए भी चलेगा? लूट तो नहीं ना पड़ी है। लूट पड़ी होगी तो चल जाएगा। लूट का माल जो होता है ना, उसमें चल जाए। ये लूट का माल नहीं है तो नहीं चलेगा भाई। समझे रजनीकांत जी? एक मिनट, रजनीकांत समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। चल जाएगा? नो सर, नहीं चलेगा बिना JRE। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिना JRE के कैसे चलेगा। हाँ जी, पूछिए कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब ये फ्रेम क्लोज नहीं होता है, इसमें क्लोजिंग का कोड नहीं लिखा है, इसलिए ये क्लोज नहीं हो रहा था, तो मैंने टास्क मैनेजर से डिलीट मार दिया। हाँ अनिकेश बताइए क्या पूछ रहे हैं? सर अब जैसे हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं कहीं, जो हमारे जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप्स वगैरह पे हमारे, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या कंसेप्ट होता होगा, वो थोड़ा सा ब्रीफिंग दे सकते हैं? जैसे ये इसके लिए तो हमें JRE इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं JRE को इंस्टॉल किए बिना, तो उसकी थोड़ी सी नहीं, बता दें। ऐसा नहीं होता है। अगर वो जावा में बनाया गया कोड है अनिकेश, आपने कभी ये देखा है कि एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा तो 4 सॉफ्टवेयर और भी इंस्टॉल होता है साथ ही साथ में? ये देखा आपने? यस सर। तो जावा के सॉफ्टवेयर का बंडल अगर किसी को दिया जाएगा तो उसको बल्कि उसी सॉफ्टवेयर के साथ ही JRE दे दिया जाएगा फ्री में। समझ रहे हो ना?
कि भाई वो चेक करे, या तो वो जैसे इंस्टॉल्ड हो तो फिर आपके मशीन पे चेक करे JRE है या नहीं। अगर JRE नहीं है तो आपकी मशीन के लिए कहे इंस्टॉल JRE फर्स्ट, वो अपने आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे और वो वाला JRE आप डाउनलोड कर लें और फिर उस पर चला लें। उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ओके सर, यही पूछ रहा था। बिल्कुल, उसके साथ बंडल करके किसी के साथ बंडल करके दे दिया जाता है। ओके सर। तो C++ का प्रोग्राम लिनक्स पे भी बनाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? कोई और क्वेश्चन? द्वैपन क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो आप? जी सर, ऑलरेडी हुआ सर। ओके, गुड गुड। सैम समझ में आ रहा है? जी सर। Yes, सर sir. एक क्वेश्चन और है सर। सर एक मिनट। रंजीत समझ में आ रहा है? रंजीत चोकोटिया समझ में आ रहा है? जी जी सर। पूछ लेना, आवाज नहीं आती होगी तब भी बता देना। ओके, आपकी आवाज हाँ, बहुत कट कर आ रही है। यस किशोर कुछ पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं किशोर? सर मैं बोल रहा हूँ कि आपका आवाज बहुत कट कर के आ रहा है। मेरा आवाज कट के आ रहा है तो जी देखो, मेरा मैनेज आवाज जब करा कट के आता है तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा अभी हमेशा, अब मैं कल से जो है ना कुछ आपके लिए जरूर एक नया टेक्निक यूज करूंगा कि हमेशा मेरा आवाज कट के आए ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जी मेरे तरफ से इशू नहीं होता है। हम्म? आपका भी अगर इंटरनेट सही से नहीं चल रहा होगा तो इस वजह से दिक्कत आ जाती है। वैसे अभी आ रहा है किशोर? जी सर आ रहा है, लेकिन सर मेरे पास तो नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन पहले तो सही आ रहा था, लेकिन अब आज 2-3 दिन से आपकी आवाज बहुत कट रहा है। और जो अभी डिस्प्ले है बताइए, ना, अभी डिस्प्ले बताइए। आप बोलते हैं। हाँ सर अभी आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी डिस्प्ले आप बोलते हैं आवाज चला जाता है आगे और डिस्प्ले काम करना तो आता है कुछ देर के बाद, ऐसा भी होता है। ओके, कोई नहीं, एक बार थोड़ा इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा इसी वीडियो से देख के। बाकी मैं कल से आपको इसका सलूशन देता हूँ। और बताइए भाई। और सर किस? जावा इंडिपेंडेंट सर हाँ, जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, फिर भी सर इसमें जो कोड बने हुए हैं सर, जैसे जीडी के ले लेते हैं सर, तो इसमें अलग अलग ओएस के लिए अलग अलग फाइल क्यों डाउनलोड करनी पड़ती है सर? एक ही फाइल से काम नहीं चल सकता? कौन आप मतलब कौन पूछ रहा है ये? सैम बोल रहे हैं अलग अलग फाइल पे काम नहीं चलेगा तो वो तो सारा रीजन तो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं चलेगा। कि भाई अगर जो प्रोग्राम होती है वो चूंकि जो JRE होती है वो OS को कॉल लगाती है, जिससे उसकी डिपेंडेंसी OS और हार्डवेयर पे हो जाती है। तो इसीलिए वो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नहीं समझ सकता, दूसरे प्लेटफॉर्म का। समझ रहे हो? ठीक। सारा चीज तो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। जी सर। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ? आज नहीं आ रही है मेरी? आपकी नहीं सर, अभी बीच में एक मिनट। आवाज कट रही है आपकी। अभी देखिए, आवाज सही आ रही है? यस सर, जी सर आ रही है सर। ओके, तो मैंने रंजीत से पूछा, रंजीत क्या आपने ubuntu इंस्टॉल कर लिया? नहीं किया? जी सर कर लिया। अच्छा, जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, बताया था, वो भी प्रैक्टिस कर लिया आपने? नहीं सर।
अच्छा, क्यों नहीं किया भाई? प्रोग्राम तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर दीजिए। सॉरी डिड नॉट वर्क, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा क्यों कह रहा है ये? सर मैं कल कहीं चला गया था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं दोबारा इस वर्चुअल मशीन को ऑन करता हूँ, है ना? दोबारा वर्चुअल मशीन को ऑन करता हूँ। जी सर। म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, दोबारा मैंने वर्चुअल मशीन को ऑन करा। मैं आपको C++ का प्रोग्राम लिनक्स पे चला के दिखाता हूँ कि जी लिनक्स पे चलता है तो देखिए किस तरह से फाइल बनती है और क्या कहानी होती है। ठीक है, तो C++ का प्रोग्राम लिनक्स पे भी चलता है। लिनक्स पे बनेगा तो लिनक्स पे चलेगा, मैक पे बनेगा तो मैक पे चलेगा। आप अभी ये Ubuntu ऑन हो रहा है, टाइम लगेगा इसमें। चलिए तब तक आगे थोड़ा सा हम जानते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए अभी तक के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जावा क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारा चीज़ हमने अभी तक जाना, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। तो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो हमने यही पढ़ा कि प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, इन सब में डिफरेंस क्या है और जावा है क्या। तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जी, जिसका यूज करके हम अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। जावा कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है जी, एक ही एरिया में यूज़ होती है, ये अलग अलग एरिया में यूज़ हो सकती है। इसके थ्रू हम अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। जावा के थ्रू हम डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल, इंटरप्राइज, एम्बेडेड हर तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मार्केट में बहुत सारी थी, लाइक लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, ये बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। तो मशीन लो लेवल में मशीन असेंबली आती है, मिडिल लेवल में सी आती है। तो C++ में क्या डिफरेंस है, तो C++ में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। तो मैं किसी से पूछता हूँ जरा C++ में क्या डिफरेंस है। द्विपिन आप बताओ C++ में क्या डिफरेंस है, पता है? सी और C++ लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है सर। सर क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि C++ में क्या डिफरेंस है। द्विपिन से मैंने पूछा है। सर सी जो है वो तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। Yes. तो मतलब वहाँ पर मतलब वहाँ पर जो होता है ना फंक्शन से हम यूज करता है, ठीक है। मतलब प्रोसीड्यूरल जैसा होता है। और जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो प्रोसीड्यूरल होता है और थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है मतलब मल्टी थ्रेडिंग, इनकैप्सुलेशन, उसके बाद इनहेरिटेंस वो सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर होता है मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट मतलब होता है इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं C प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट? तो C मतलब C++ is also a procedural oriented programming language। मतलब इतना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो। नहीं, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, दोनों फॉलो करती है। हाँ दोनों दोनों भी है, इट इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों भी है। दोनों अप्रोच को फॉलो करती है। जस्ट लाइक अ पाइथन, जैसे पाइथन आज के टाइम पे वो दोनों अप्रोच को फॉलो करती पाइथन जैसा दोनों का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और एक उसके साथ है वो उसको फॉलो करता है जैसा होता है। है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच था और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? Sir, in object-oriented programming language, I mean, we have to create an object, okay, sir. I mean, we have to create a new object, okay, sir. I mean, A equals to new object, we create this, and it always supports multi-threading, encapsulation, data hiding, then inheritance. This type of things they support, okay, in procedural programming language. I mean, they
the base. I mean, in procedural language, it also in procedural and oriented programming language, we have to create a function. द्वापिन आपका थोड़ा आवाज तो आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से फैन चल रहा है तो थोड़ा इसलिए, लेकिन जो आप बता रहे हो वो ठीक है, ठीक है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ये अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो मल्टी थ्रेडिंग होती है, ये कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आपको कैसे बताना है? तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अनिकेश बताएंगे। बताइए भाई, क्या डिफरेंस होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के? हेलो हाँ जी अनिकेश बताइए। सर, बेसिकली प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास ये डिफरेंसेस है कि जो प्रोसीजरल है वो हमारा रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट्स को यूज नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। जो हमारा ऊप्स है वो हमारा रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट्स को यूज करता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे चीजों को रियल वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज है, वो थोड़ी इजी हो जाती है और सिंपल हो जाती है। दूसरा रीजन ये है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा सी है वहां पर डाटा हाइडिंग नहीं होती थी। डाटा हाइडिंग का फीचर नहीं था हमारे पास। सी मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड बोलो, प्रोसीजरल ओरिएंटेड बोलो। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में डेटा हाइडिंग नहीं होती थी। सर हेलो, डाटा हाइडिंग नहीं होता था। हेलो हाँ अनिकेश और बता दीजिए, और एक मिनट रुक जाइए द्वापिन, आप सुन, एक मिनट रुक जाइए। अनिकेश और बताइए। हाँ, डेटा हाइडिंग नहीं होती थी सी में, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होती है डेटा हाइडिंग विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। बिल्कुल सही बता रहे हो। और सर हमारे पास रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आया हमारे पास ऊप्स के अंदर, जो कि हमारे पास पोप के अंदर नहीं था, प्रोसीजरल में नहीं था रीयूजेबिलिटी। फिर इसके बाद हम यस सर, इसके बाद हमारे पास जो ऊप्स है वो लूजली कपल्ड होती है, जबकि प्रोसीजरल जो है वो हमारी जी सर, और जो प्रोसीजरल है वो टाइट कपलिंग को फॉलो करती है। सही बात है। तो इसके बाद हमारे पास ऊप्स के अंदर हमारे पास मॉड्युलैरिटी का एक फीचर दिया गया था, जिसकी वजह से हम लोग सारे, मतलब जितने भी हमारे पास कोडर्स वगैरह हैं, वो मिलके काम कर सकते हैं और उसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं रिलेट करके, मतलब अलग अलग चीज पर काम करके फिर हम उसको जोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता था। ऊप्स में मॉड्युलैरिटी क्लास के थ्रू होती है, जैसे हम क्लासेस बनाते हैं ना निकेश, जैसे हमने क्लास अलग अलग क्लास बना दी हर एक काम के लिए, वो मॉड्युलैरिटी को फॉलो करती है। और बताइए। यस सर। और सर हमारे पास इसके अंदर कई सारे नए कंसेप्ट्स आए थे ऊप्स के अंदर, जैसे हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म आया था, एनकैप्सुलाइजेशन आया और इनहेरिटेंस आया। वैसे देखो, आप सब कुछ सही बता रहे हो, सब कुछ सही है आपका, लेकिन अगर आपसे प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस पूछा जाए तो बताओगे आप कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंपल होती है सर, मॉड्यूलर होती है, लूजली कपल्ड होती है, ठीक है ना, और रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, और रीयूजेबिलिटी होती है, डेटा हाइडिंग का फीचर होता है। बस इतना ही बोलना है आपको, और यही सारा चीज़ प्रोसीजरल ओरिएंटेड में नहीं होता था। बस इन शॉर्ट भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? देखो मतलब एक मिनट में इसको भी खत्म कर सकते हैं। और भी जो एक हेलो सर। हाँ जी द्वापिन बताइए। हाँ सर, और भी तो एक सब पूछ सकते हैं, मतलब इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन क्रिएट क्लासेस and under the classes we have to declare the functions, and that functions work all over the code. I mean in डिटेल में अगर programming language we cannot create classes. Yes, this is this is a practical approach, sir. I mean, this is a practical approach to be all the things. I mean, how the procedural programming language and object-oriented programming are different from each other. So this is a practical approach to say. बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे फीचर प्रोसीजरल ओरिएंटेड में नहीं थे। सही बात है।
सर एक और क्वेश्चन और था हाँ जी। सर, जैसे ऊप्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि हम लोग आजकल एजाइल को यूज कर रहे हैं, एजाइल जो मेथोडोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सी के अंदर या फिर प्रोसीजर के अंदर हम उसको यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर तो हम लोग वाटर वो हमारा उस समय आया ही नहीं था। अभी ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉडल है, तो इसीलिए अब ये यूज होता है। लेकिन सर जैसे देखो बेसिकली इसके अनिकेश अंदर हमारे पास अनिकेश एक चीज सुनिए। जी जी ये जो एजाइल है, ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉडल है ना, ये क्या होता था, ये मतलब क्या होता है, ये बेसिकली काम करने का एक तरीका है। तो एजाइल इज नॉट रिलेटेड टू द एनी जी सर लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो डॉट नेट हो, चाहे PHP हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज एजाइल को फॉलो कर सकती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे सपोज करो, मैंने तो ऐसे देखा नहीं है, मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी में मान लो कि सी प्लस प्लस के काम हो रहा है, तो वो भी फॉलो कर सकती है एजाइल। सी पे काम हो रहा है तो वो भी फॉलो कर सकती है एजाइल, समझ रहे हो? तो एजाइल वाला मेथोडोलॉजी है, लेकिन मतलब वही तो मैंने आपसे बोला ना, कोई कंपनी सी प्लस प्लस कौन सी कंपनी काम करती है, मैं तो किसी ऐसे कंपनी से एसोसिएटेड नहीं रहा जो सी प्लस प्लस में काम करती हो। बट हाँ, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं वही यूज़ होती हैं मार्केट में ज़्यादातर। हाँ, सिस्टम प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए भी उसका यूज करते हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड का भी। तो ये जो मेथोडोलॉजी है, ये मतलब एजाइल जो है ये किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट चीज़ है। ये बेसिकली काम करने का तरीका होती है, टेक्निक होता है कि काम कैसे करा जाएगा, किस तरह से करा जाएगा। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, मैं कह रहा हूँ सी में, तो सी के अंदर अगर कोई चाहे मतलब एजाइल फॉलो करना, तो वो भी फॉलो कर सकता है। उसमें भी मतलब चीज़ें प्लान एजाइल की तरह ही करी जा सकती हैं, उसमें भी मॉड्यूल वाइज काम करा जा सकता है। उसमें मॉड्यूल वाइज मतलब उसमें जैसे कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आया, तो उस प्रोजेक्ट में भी स्प्रिंट प्लानिंग हो सकती है, इपिक हो सकता है, यूज़र स्टोरी बन सकते हैं, तो उसमें भी काम हो सकता है इस तरह से, राइट? ओके मेरा ऐसा मानना है, समझ रहे हो? अनिकेश समझे? यस सर हाँ। बाकी और बताइए, और कुछ डेवलपमेंट समझ में आया? सही है, सही बताया आपने, भी सही बताया, लेकिन थोड़ा सा और उसको हम उसमें और चीज़ें इन्हांस कर सकते थे, जैसे मॉड्यूलरिटी हो गया। देखो, जब भी आपको प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कई बार इंटरव्यू में हम जाते हैं, इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एडवांटेज क्या हैं, है ना, नई चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, राइट? तो अबिन, सुन रहे हो मेरी बात आप? यस सर अब अगर मान लो आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हूप्स, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हूप्स, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हूप्स, ठीक है ना, हूप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर, मतलब डिफरेंस होता है। हूप्स के फायदे क्या हैं और उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है? तो ये जो है क्या नाम है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, या ये जो भी सारी चीजें हैं, ये ऊप्स के एडवांटेज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आप लोग मुझे बताइए। आवाज आ रही है प्रशांत? आवाज आ रही है? हाँ जी। सर इसके कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एडवांटेज हो गया वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे ये सारा चीज़ जब हम समझाने लगेंगे किसी को, अगर जैसे मुझसे कोई पूछता है उसके एडवांटेज या प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, तो हम एक एक वो एग्जांपल लेके भी अगर बताने जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन करने चले गए कि जी ये क्लास है, क्लास के ये फ़ायदे हैं, ऑब्जेक्ट ये है, इनहेरिटेंस में ऐसे होता है। हाँ, वो हमें नहीं समझाना है, सीधे बोल देना है कि जी यहाँ डेटा हाइडिंग होती है, डेटा हाइडिंग होती है इनकैप्सुलेशन से, और इनकैप्सुलेशन बनता है कहीं ना कहीं क्लास से अचीव होती है, वो एक अंडरस्टूड चीज़ है। रीयूजेबिलिटी है, डेटा हाइडिंग है, और रियल वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मॉड्यूलरिटी अप्रोच को फॉलो कर रहा है, मतलब प्रोग्राम को मॉड्यूल वाइज तोड़ा जा सकता है, लूजली कपल्ड है, वगैरह वगैरह। इस तरह से हम चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि देखो, हम पढ़ तो अभी रहे हैं,
लेकिन जब हमसे कोई पूछता है ना, तो उस टाइम पे क्या पता मुझे ये सारी चीज़ें याद रहें। तो इसमें से जो चीज़ें याद रहती हैं तो आप उसे बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध बात इधर उधर भी हो जाती है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने ना अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा कि भाई सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है। तो सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है, दोनों ही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को फॉलो करती हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। किससे मैं पूछूं, एक मिनट। ठीक है, हाँ, सैम बताएंगे सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है। दुआ पेन म्यूट कर लीजिए। सर जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है हम्म, और सी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सही है। सी प्लस प्लस जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है और जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो जावा का प्रोग्राम कंपाइल वंस रन एनीवेयर को फॉलो करता है और सी प्लस प्लस नहीं करता है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। वैसे और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये मैंने यहाँ पे, मेरी अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि भाई सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, ये देखिए, ये तो वो सर डिफरेंस है जो डिस्प्ले अभी मैं दिख बात रही है कर रहा सर था, क्या? प्रॉब्लम विथ सी लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस और जावा में जो जी सर। डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, एक मिनट, JVM, JDK, JRE, नहीं ऊपर ही था यहाँ पे। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता तो है लेकिन मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये है कि भाई सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है। तो सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है, ये सब पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट है सैम, एक पॉइंट नहीं है सैम, बहुत सारे पॉइंट हैं जी। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना। और जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर होता था। जावा जो है पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती है, सी प्लस प्लस करती थी। जावा जो है वो इंटरनेट के लिए सुटेबल प्रोग्राम है, सिक्योर है। सी प्लस प्लस नहीं मानी जाती है और सी प्लस प्लस ओनली कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जावा कंपाइल्ड इंटरप्रेट दोनों लैंग्वेज है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो मतलब अभी तक हमने यही सब पढ़ा कि जी प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और ये सब जावा सी प्लस प्लस की सारी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के बारे में हमने समझा। तो एक मिनट रुकिए, जब मैं दोबारा बंतु को यहाँ पे चला रहा हूँ। एंड्रो जावा नहीं, क्या नाम था, बंटू UBAN, मैंने अलग ही इसका पासवर्ड दे रखा था। हाँ, Ubuntu@123। तो ठीक है, ये बंतु हमारा ऑन हो चुका है। तो अब हम यहाँ से जावा ही मतलब पढ़ेंगे। अब पुरानी बातों पे बात नहीं करेंगे। अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे सिंपल है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टी थ्रेडेड, ओपन सोर्स, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, ऐसे जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो सारे फीचर्स इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि ये सिंपल है तो क्यों है, कैसे है। वैसे नोट्स में दिया हुआ है, एक बार आप जरूर देखिएगा। तो जावा सिंपल है तो कैसे है, सिक्योर है तो कैसे है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो क्या रीज़न है, तो वो तो आपने देख ही लिया। ठीक है, और आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, ओपन सोर्स, जो भी फीचर्स हैं सारे फीचर्स को डिटेल में समझ लेना है हमें। क्योंकि जब इंटरव्यू में जाते हो तो कई बार इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जावा क्या है, उसके फीचर्स को समझाइए। तो फीचर्स को समझाने का मतलब यही सारी चीज़ें है ना। कई लोग जैसे जैसे मैंने आपसे बोला ना, अगर किसी ने पूछा कि जावा क्या है, उसके फीचर को समझाओ, तो कई लोग कहते हैं जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सर रूप्स होता है, क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस। यार ये जावा के फीचर नहीं है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये तो ऊप्स के फीचर हो गए ना, ऊप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कभी भी ये जावा के फीचर्स में बताने मत लगना, जावा के फीचर्स अलग से लिखे गए हैं यहाँ पे। ये सिंपल है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टी थ्रेडेड है, ओपन सोर्स है, डायनेमिक है, इंटरप्रेटेड है, ये सब फीचर्स हैं यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं। अच्छा किशोर बताओ एपीआई क्या होती है, व्हाट इज एपीआई, फुल फॉर्म मत बताना, फुल फॉर्म छोड़ के बताना एपीआई क्या होती है जी। एपीआई
आ रही है आवाज किशोर? नहीं आ रही है? रजनीकांत बताओ। रजनीकांत। यस सर, एपीआई जो है वो इनबिल्ट लाइब्रेरी है किसी भी लैंग्वेज का। हाँ हाँ, इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है किसी भी लैंग्वेज में। बढ़िया बता रहे हो, लेकिन अभी अधूरा बताया आपने। अब जावा के अंदर एपीआई किस फॉर्म में होती है वो भी बता दीजिए। जावा के अंदर एपीआई होती है क्लास इंटरफेस और पैकेज के फॉर्म में। सी प्लस प्लस में होती है हेडर फाइल के रूप में। किसी और लैंग्वेज में होती है किसी और रूप में। तो एपीआई का मतलब होता है प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी या सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी इन एनी लैंग्वेज। समझे? तो ये जो सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब छोटी छोटी बातें ही हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा। जावा के अंदर एपीआई हमेशा क्लास इंटरफेस और पैकेज के रूप में होती है। ये देखिए जावा के फीचर्स, ये देखिए। सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, ओपन सोर्स, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब फीचर्स हैं। ये देखो, जावा पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? ये फीचर्स आने चाहिए। क्या है और उसके फीचर्स आ जाए, फीचर्स आ गया तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब वो चीज़ें जिनसे जावा की प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। फंडामेंटल मतलब वो बेसिक चीज़ें जिनसे जावा की प्रोग्रामिंग है। वो फंडामेंटल में क्या है? जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, लिटरल, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन, ऑपरेटर, सेपरेटर, कमेंट्स, ऊप्स, ये सब फंडामेंटल वाली चीज़ें। ये जितना मैंने नाम लिया है ना, ये सारे नाम अगर आपने पढ़ लिए तो इसका मतलब आप जावा पढ़ने के काबिल बन जाओगे। ये नहीं कि जावा पढ़ रहे हो इसको। आपने कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, जावा पढ़ने के लिए दो चीज़ आनी चाहिए। एक जावा का फीचर आना चाहिए, जावा क्या है, जावा फीचर्स पता होनी चाहिए, और फिर उसके फंडामेंटल पता होना चाहिए। फंडामेंटल का मतलब वो बेसिक चीज़ें जिनका यूज करके प्रोग्रामिंग आप करोगे। फंडामेंटल में आ जाता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, लिटरल, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन, ऑपरेटर, सेपरेटर, मेथड्स एंड ऊप्स। ऊप्स के अंदर के बहुत सारे कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, डेटा शैडोइंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, दिस, कंस्ट्रक्टर, दिस, सुपर, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी समझ रहे हो ना। लोडिंग, बाइंडिंग, डायनेमिक लोडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, जितना भी नाम अभी तक मैंने लिया, ये सब जावा नहीं है। दे आर ऑल बेसिक फंडामेंटल्स, जिनको पढ़ने के बाद आप इस काबिल बन जाओगे कि आप जावा पढ़ सको। तो आपने कहा फिर जावा कहाँ से शुरू होती है सर? जावा शुरू होती है पैकेज, एरे, एक्सेप्शन, स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक है, कलेक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, और जीयूआई प्रोग्रामिंग, ईडब्ल्यूटी, स्विंग, एप्लेट, आईओ, रिफ्लेक्शन, राइट। ये सब जावा के पार्ट है। जावा डबल ई के पार्ट, सर्वलेट, जेएसपी, जेबीज, आरएमआईज, है ना, ये सब जावा डबल ई के पार्ट है। वेब सर्विसेज, ये मतलब अलग ही टॉपिक हो गया बिल्कुल। ये सब जावा के पार्ट। कोई कुछ पूछना चाह रहा था? मुझे ऐसा लगा है कोई हेलो कुछ बोला है। ओके, तो आपको पता है कहाँ फोकस करना है? सबसे पहले यही फीचर्स और फंडामेंटल्स। फीचर फंडामेंटल में फोकस हो गया, पूरी जावा आपकी मुट्ठी में है। चलिए, फीचर्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फीचर तो हो चुका है। अच्छा, चलिए जरा हम अब लिनक्स पे आ जाते हैं। लिनक्स, मैंने आपसे बोला था लिनक्स इंस्टॉल हो जाए, तो यार आप इंटरनेट से, अब जैसे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो इंटरनेट से बैठ के लिनक्स की कमांड निकालो और उस पर प्रैक्टिस करो यार। लिनक्स की कमांड की प्रैक्टिस करो, एक अलग ही एक्सपोजर आपके अंदर आएगा, मतलब कुछ अलग चीज़ें सीखोगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे इस पे, यहाँ पे मतलब लिनक्स पे जावा के प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है, लिनक्स के ऊपर जावा के प्रोग्राम बनाने हैं, तो कैसे बनाते हैं वो जरा हम सीखते हैं। कैसे बनाते होंगे? किसी ने किया है इस पे प्रोग्रामिंग? देखिए यहाँ पे रंजीत, आवाज आ रही है मेरी? राहुल, आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे एक एडिटर होता है जी एडिट करके, या एडिट प्लस होता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। जी एडिट देखते हैं होता है, GEDIT, जी एडिट। ये देखो टेक्स्ट एडिट, जी एडिट लिखोगे टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा,
लिखो भाई प्रोग्राम, जी एडिट के अंदर सीधे प्रोग्राम लिखना शुरू कर दो। जी एडिट मैंने लिख के एंटर मारा था बस, तो हमें एक एडिटर ओपन होके आएगा। ये देखिए एडिटर ओपन होके आ गया। ये जस्ट लाइक अ नोटपैड है। जावा का बनाना चाहते हो, C++ का बनाना चाहते हो। C++ के लिए सॉफ्टवेयर नहीं लाना अलग से, कंपाइलर इसमें होता है। चलो C++ का बनाते हैं, इसमें ऑलरेडी कंपाइलर होता है। तो ये देखो यहाँ से जाएंगे या सीधे इसको सेव पे चले जाते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं, इस फाइल को सेव कर देते हैं। कहाँ पे सेव कर दें जी? डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं जी hi.c, helloworld.c, hello.c, CPP लिख दोगे, C++ की फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये फाइल बन गई hi.c। डेस्कटॉप पे सेव किया था, कहाँ चला गया ये फाइल? अभी दिख क्यों नहीं रही है ये फाइल? hello.c किसी और लोकेशन पे बन गई क्या ये? यहाँ फाइल्स में जाके देखते हैं। सिस्टम को बहुत स्लो कर देता है। ये hello.c ये बन गई है होम डायरेक्टरी में। लेट्स कॉपी दिस hello.c एंड पेस्ट इट इनटू द डेस्कटॉप लोकेशन। तो नॉट कॉपी, कट मार देना चाहिए था, बल्कि डिलीट कर देना चाहिए था। यहाँ डेस्कटॉप पे ही पड़ी हुई है, hello.c डेस्कटॉप पे आई। ये देखिए दिख रही होगी। रही बात प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम सिंपल सा लिख लेते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, वाइड मेन ही लिख लेते हैं बस। हेडर फाइल को इंक्लूड कराने की ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ती है, पड़ेगी तो देखेंगे। printf और इसको हमने सेव कर दिया जी, hello C ऑन लिनक्स, ऐसे। ठीक है, प्रोग्राम लिख दिया। देखो C++ की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का केवल यही रीजन नहीं है कि जी सी का प्रोग्राम कंपाइल होता है, ओएस को कॉल लगाता है, वो तो रीजन था ही, और भी रीजन है C++ के प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने का। क्या रीजन है? एक और रीजन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए C++ का प्रोग्राम विंडो पे आपने कंपाइल किया, बनाया, कंपाइल किया, बनाने के बाद कंपाइल किया, तो और सपोज करिए कि आपने अपने सोर्स कोड में getch यूज कर रखा है। getch है ना, getch जो स्क्रीन को रोकने के लिए, स्क्रीन को पॉज करने के लिए यूज करा जाता है, जो कि conio.h नाम की हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। तो वो getch आपने मान लो विंडो वाले प्रोग्राम में कंपाइल करके उसको लगा दिया। अब उसकी कंपाइल्ड फाइल यहाँ लेके आओगे तो यहाँ getch नाम की हेडर फाइल, मतलब फंक्शन होता ही नहीं, क्योंकि conio हेडर फाइल ही नहीं होती है। conio अगर देखोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो समस्या इस बात की हो जाएगी कि भाई वो प्रोग्राम जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कंपाइल हुआ था ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे तो कुछ उसके लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जो लाइब्रेरी फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलने वाले। समझ में आई बात? अब वो लाइब्रेरी फंक्शन में से एक लाइब्रेरी फंक्शन हो गया conio हेडर फाइल और getch का फंक्शन उसके अंदर का। समझ में आई बात? ये भी दिक्कत है। यानी कि C++ में ये भी चीज़ है कि जी लाइब्रेरी जो है, यानी कि अपनी खुद की फंक्शन, आपकी खुद की लाइब्रेरी एक ओएस पे चलेगा, दूसरे ओएस पे नहीं चलेगा। चलो बाकी जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का रीजन बताया, ये भी एक रीजन है। दूसरा, डेटा टाइप की साइज, इंटीजर की साइज, एक इंटीजर वेरिएबल अगर आपने सी में डिक्लेयर कर रखा है तो इसकी साइज कितनी होती है? कोई नहीं बता सकता जी कितनी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज ओएस टू ओएस वेरी होती है। तो सपोज करो कि आप टर्बो सी पे काम कर रहे हो, तो टर्बो सी में इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है और जीसीसी में इंटीजर की साइज 4 बाइट होती है। तो मान लो कि वो प्रोग्राम विंडो पे कंपाइल हुआ था टर्बो सी में, और लिनक्स पे होती है जीसीसी। लिनक्स में जीसीसी ही सपोर्ट करता है और कुछ नहीं करता है। तो डेटा टाइप की साइज ही तो वेरी हो गई, समझ रहे हो ना। ये भी एक समस्या है। सो नाउ ओपन द टर्मिनल, गो टू द टर्मिनल। तो बात समझ में आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ये देखिए मैं डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे आ गया, डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे आ गया एंड जी मैंने यहाँ लिखा जीसीसी यहाँ पे इनबिल्ट कंपाइलर होता है, चलना चाहिए। और उसके बाद hello.c लिख के एंटर मार दिया।
तो क्या कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि दिस अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन कलेक्ट रिटर्न स्टेटस एग्जिट, मतलब ये इंट मेन नहीं चलता है यहाँ पे। सो व्हाट वी नीड टू डू, ये भी बात है, देखो कहीं पे इंट मेन चलेगा, कहीं वाइड मेन चलेगा, मतलब प्रोग्रामिंग का एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए जी। ऐसे ही इस तरह से ये चीज़ें यहाँ चल रही हैं तो वैसे ही सब जगह चलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रामर नहीं देखने को मिल रहा है हमें कि जी इस तरह से ये चीज़ यहाँ सपोर्ट कर रही है, यहाँ नहीं कर रही है, कुछ चीज़ यहाँ चलता है, कुछ नहीं चलता है। कोई बात नहीं, कंपाइल कर दिया। अच्छा जी, ये कह रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस मेन कलेक्ट एरर आईडी रिटर्न एग्जिट स्टेटस। जीसीसी अवेलेबल है या नहीं है, देखें जरा। जीसीसी तो है इसके अंदर। अच्छा, फैटल एरर है, नो इनपुट फाइल्स। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो है .c फाइल है, म्यूट कर लीजिए भाई अपने तरफ से प्लीज़। मैं हेडर फाइल भी इंक्लूड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है ना, stdio.h इंट मेन प्रिंटफ और रिटर्न 0। बाकी तो कुछ मुझे लिखने की ज़रूरत थी नहीं, रिटर्न 0 कर दो, रिटर्न 1 कर दो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। जीसीसी और hello.c, मुझे ये देखना पड़ेगा ये प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल क्यों नहीं हो रहा है। कंपाइलर में भी कंपाइलर ही नहीं है क्या। कह रहा है द अनडिफाइंड रेफरेंस टू द मेन एरर ID 1 स्टेटस, तो ये कुछ और बता रहा है, रिटर्न से रिलेटेड नहीं है। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन printf रिटर्न 0। किसी ने C++ का प्रोग्राम यहाँ बनाया था, लिनक्स पे बनाया था? हाँ जी, हाँ सर, बनाया है सर। नहीं बनाया तो मैंने भी है, जैसे अबंतु इंस्टॉल करके, यही जो इंस्टॉल मैंने अबंतु बताया, इस पे इंस्टॉल करके आप लोगों ने किया था। ये अबंतु इंस्टॉल करके किया था। ये जीसीसी तो यहाँ काम कर रहा है। जीसीसी अगर काम नहीं करता तो ये बताता कि भाई कि इसके अंदर ये अवेलेबल ही नहीं है। फाइल का एक्सटेंशन sudo apt install सर, आप ऐसा कमेंट लिखिए sudo apt install gcc सर। एक मिनट, हाँ मुझे यही लग रहा है कि इसके अंदर sudo install sudo apt installed, right? apt install gcc, right? तो ये sudo पासवर्ड, ओहो सॉरी, पासवर्ड भी तो यस, हाँ ये इंस्टॉल्ड नहीं था, रिमूव नॉट अपग्रेडेड। बिकॉज सर ये इंस्टॉल नहीं था, इसका मेन रीजन था बिकॉज ये वर्चुअल मशीन में रन कर रहा है ना, बिकॉज वीएम में रन कर रहा है। नहीं ये देखो ना, ये कह रहा है, ये देखिए द्वैपिन, ये देखिए कह रहा है जीसीसी इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, जीसीसी सेट मैनुअली इंस्टॉल्ड। तो मतलब ये कह रहा है कि ये तो ऑलरेडी था इसके अंदर। ओके लेट्स सी, हम अलग से भी तो ला सकते हैं। जीसीसी फाइल डॉट सी, जब देखिए hello डॉट सी, जीसीसी hello.c, बिल्कुल ये कंपाइल नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ। इसका रीज़न हम देख सकते हैं कि ये क्यों कंपाइल नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट, ये देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया ना। तो बेसिकली दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी ना कि मैंने जो फाइल था, मतलब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा जीसीसी भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, वो भी मुझे नहीं करने की ज़रूरत थी। आपने अगर देखा होगा तो जब मैंने फाइल बनाया था ना, तो मैंने जो फाइल सेव कर दिया था वो डिफरेंट लोकेशन पे सेव कर दिया था।
और फिर उसकी कॉपी करके मैंने यहाँ पे उसकी एक कॉपी लेके आ गया था डेस्कटॉप पे। तो जो मेरा फाइल उस लोकेशन पे उठाना था ना, उसे उठा नहीं पा रहा था वहाँ से, और उसको लग रहा था कि मेन फंक्शन है ही नहीं। तो ये मेन सब कुछ चल जाता है, यहाँ पे जो वाइड होगा तब भी चल जाएगा, ऐसे ही वाइड लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊं, वो हमने जो बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम भी लिखा था वो भी वैलिड होता है। ये हैश इंक्लूड stdio, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी लगाओ, ठीक है। रही बात ये इंट मेन की, चलो ठीक है, ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। और यहाँ पे जो कंपाइल होने के बाद फाइल बनी है वो ज़रा आप देखिएगा क्या बनी है। उफ, ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हैश इंक्लूड मस्ट बी डिक्लेयर्ड डिफाइंड, यानी कि प्रिंटफ फंक्शन लिखना ज़रूरी है, stdio.h लिखना ज़रूरी है, कंट्रोल Z। यही चेक कर रहा था मैं, कोई बात ज़रूरी है तो हमने लिख भी दिया, नॉट एन इशू। ये देखिए, ये क्लियर हो गया, सॉरी क्लियर, gcc hello.c, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब देखिए a.out फाइल बना है द्वपिन, ये बोल रहे थे ना आप, ये a.out फाइल ये अब बनी है, तो उस टाइम पे नहीं बन रही थी ये a.out। ये देखिए हेलो सी ऑन लिनक्स, क्लियर दिखा भाई सबको? नहीं दिखा? चले तो नहीं गए आप लोग? यस सर, चल गया। हाँ जी सर देखा। ये समस्या समझ में आ गई ना, मैंने क्या प्रॉब्लम करा था, मैंने क्या दिक्कत करी थी। मतलब उस फाइल में डेटा ही नहीं था यार। यस आप देख रहे होंगे कि वो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी देखो ये सी का एक लोगो भी बन के आ रहा है, और सी का प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद, अच्छा विंडो पे कंपाइल हुआ था तो कौन सी फाइल बनी थी, अगर आपने देखा होगा उस टाइम पे, तो कौन सी फाइल बनी थी? हाँ जी, exe फाइल बनी थी, बिल्कुल। यहाँ पे देखो किसी और टाइप की फाइल बन के आ रही है। अच्छा, जावा का प्रोग्राम भी यहाँ कंपाइल करके देख लें, चलो यहाँ पे कंपाइल करके देख लें, या नेक्स्ट आगे देखें, कल देखें? हाँ जी, जैसा आप लोग बताएंगे। जावा का प्रोग्राम चाहे यहाँ पे कंपाइल कर लो, चाहे जहाँ कंपाइल कर लो, एक ही फाइल बनेगी, वो है बाइट कोड।